जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। भूगोल की आपकी जो सेकंड बुक है उसका 10वां अध्याय परिवहन और संचार को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का अपना टॉपिक है भारत में रेलवे परिवहन। रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय रेल जाल है वो विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। यह माल और यात्री परिवहन को आसान बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी अपना योगदान देता है। केंद्र सरकार है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसका संचालन करता है। यह केंद्र सरकार का एक विशालतम उद्यम है। महात्मा गांधी जी ने भारतीय रेलवे के लिए जो लाइन कही, यह भी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। भारतीय रेल के लिए यह बात किसने कही? तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने यह बात है वो भारतीय रेलवे के लिए कही है। चलिएगा अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। और सबसे प्यारा प्रश्न भी, भारत के अंदर रेलवे की जो स्थापना है वो कब होती है? तो ध्यान रखिएगा, वो है 1853 में। भारत में रेल कब आती है? 1853 में। सर्वप्रथम जो रेल मार्ग बिछाया जाता है वो किसके मध्य है? ये दूसरा प्रश्न। मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच की दूरी है 34 किलोमीटर। 3 प्रश्न हो चुके हैं इंपॉर्टेंट। रेल कब आई इंडिया में? 1853 में। किन दो मार्गों के बीच चली सबसे पहले? मुंबई और थाने के बीच, महाराष्ट्र के अंदर। उन दोनों के बीच की दूरी याद रखिएगा 34 किलोमीटर। क्या आप मुझे बता सकते हैं भी विश्व की प्रथम रेल इंग्लैंड में चलाई गई, कब चलाई गई? यह मेरा प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप जवाब दीजिएगा भी इंग्लैंड में विश्व के अंदर सबसे पहले रेल चली कब चली? भारत में 1853 के अंदर चली। अब बहुत बड़ा उद्यम है ये। इस पूरे विशालतम सिस्टम को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने रेल मंडल का गठन किया। आप ध्यान रखिएगा, 16 रेल मंडल है वो है इस रेलवे सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए। रेल मंडल कितने भाग? 16। हालांकि अब 17वां कोलकाता में मेट्रो वाला भी बन गया है। चलिए हम अपने एनसीईआरटी सिलेबस पर ही रहते हैं, तो 16 रेल मंडल आपको ध्यान रखने हैं। अगर कुछ के नाम आप याद रख सकें तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर बात करें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी रेलवे जो मंडल है उनका मुख्यालय कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में 4 बड़े महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। चारों जिस दिशा में हैं वो ही उस दिशा के रेल मंडल हो गए, याद रखिएगा। जैसे पूर्व की बात करें तो पूर्व में आता है अपना कोलकाता, तो कोलकाता है वो पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय हो गया। पश्चिम की बात करें तो मुंबई पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हो गया। उत्तर की बात करें तो नई दिल्ली आ जाती है, तो उत्तरी रेल मंडल का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण की तरफ बात करें तो चेन्नई आ जाता है, तो चेन्नई दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है। तो 4 तो आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं। बाकी राजस्थान के बच्चे एक जरूर ध्यान में रख लें भी, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? वो राजस्थान में जयपुर के अंदर है, उत्तर पश्चिमी। इस प्रकार जिस स्टेट का विद्यार्थी है उसके स्टेट के आसपास या उसके स्टेट में जो रेल मंडल है उसको आप थोड़ा सा ध्यान रख ले। तो उत्तर पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। तो थोड़ा बहुत इन रेल मंडल के बारे में बेसिक ध्यान आप रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, भारतीय रेल का वर्गीकरण कीजिए। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान होना चाहिए भी, भारतीय रेल के जो वर्ग बनाए गए हैं 3, उनका आधार क्या रखा गया है? आधार रखा है रेल पटरी की चौड़ाई, यानी रेल पटरियों के बीच में पटरियां बिछाई जाती है ऐसे, इन पटरियों के बीच की दूरी कितनी है
इस आधार पर भारतीय रेल को 3 वर्गों में बांटा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक है बड़ी लाइन, इंग्लिश में कहते हैं जिसे ब्रॉड गेज, दूसरा है मीटर लाइन जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीटर गेज, और तीसरा है छोटी लाइन जिसे इंग्लिश में कहते हैं नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, इनमें आपको दो बात ध्यान में रखनी है। पहली भी बड़ी लाइन ब्रॉड गेज हम किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी जब 1.616 मीटर होती है तब वो बड़ी लाइन कहलाती है। और 2016 का आंकड़ा आप ध्यान रखिएगा, 2016 के आंकड़ों के अनुसार ब्रॉड गेज की कुल लंबाई है वो है 60,510 किलोमीटर। दूसरा मीटर लाइन की बात आ जाए, नाम से स्पष्ट है, तो 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी जब 1 मीटर होती है तो उसे मीटर गेज कहते हैं, और कुल लंबाई है 3,880 किलोमीटर 2016 के आंकड़ों के अनुसार। और नैरो गेज की बात करें तो कुल लंबाई 2,297 किलोमीटर है, और रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या हो सकती है 0.610, तो यानी 0.762 मीटर या 0.610 मीटर बीच की दूरी है तो वो नैरो गेज कहलाती है। 1 मीटर की दूरी है तो मीटर गेज कहलाती है, और 1.616 मीटर की दूरी है तो वो ब्रॉड गेज कहलाती है। तो अच्छे से इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय रेल के डेवलपमेंट को, विकास को। 3 प्रकार की हमने बातें की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनमें है वो है बड़ी लाइन ब्रॉड गेज। क्योंकि देखिए छोटी लाइन नैरो गेज, मीटर गेज पहाड़ी इलाकों में या वहां पर होती है, और अगर आप नैरो गेज से कोई माल भेजते हो और आगे आपको पता है भी ज्यादा जो जाल बिछा हुआ है वो तो ब्रॉड गेज का है, तो इसका मतलब किसी निश्चित दूरी पर जाकर हमें माल उतारना पड़ेगा और वापस ब्रॉड गेज वाली जो ट्रेन है उसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, तो फालतू का खर्चा आता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्यों ना हम इस मीटर गेज और नैरो गेज वाले धंधे को ही बंद कर दें और सारी लाइनें किस प्रकार की कर दें, ब्रॉड गेज की, और यही हो रहा है। तो अब हम भारतीय रेल के डेवलपमेंट की बात करें तो मीटर गेज और नैरो गेज रेल मार्ग को ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। दूसरी बात है भाप इंजन जो कि कोयले से चलते थे, भाप इंजन के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजन, डीजल से चलने वाले और लाइट से चलने वाले इंजन हैं वो लाए गए हैं। अब ये भी अपने आप में प्रश्न है भी कोयले से चलने वाले भाप इंजन के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजन रेलवे लेकर आया है, उससे क्या फायदा हो रहा है, उससे रेलों की जो गति है यानी स्पीड है वो बढ़ रही है, और दूसरा ढुलाई क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। तो 2 बड़े लाभ, रेलों की जो गति है स्पीड है वो बढ़ी है, और दूसरी ढुलाई क्षमता भी बढ़ी है। और विकास की बात करें क्या क्या हुआ है वक्त के साथ, तो कोयले द्वारा जो चालित भाप इंजन है उनके हटने से रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण में सुधार हुआ है, क्योंकि भाप कोयले वाले इंजन तो आपको पता है धुआं ही धुआं छोड़ते थे, तो बुरा हाल हो जाता था रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो ये चीजें हैं वो अब खत्म हो गई है। उसके साथ साथ जो महानगरीय क्षेत्र है वहां पर मेट्रो रेल, मेट्रो ट्रेन है वो भी चलाई गई है। और आपको पता है भारत के अंदर अब तो बुलेट ट्रेन आ रही है। किन 2 स्टेशनों के बीच स्टार्टिंग होगी, मुंबई और अहमदाबाद के बीच, मुंबई महाराष्ट्र में, अहमदाबाद गुजरात। तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का जाल भी बिछाया जा रहा है। आपको पता है पहला रेल विश्वविद्यालय, रेल यूनिवर्सिटी भी वडोदरा गुजरात में स्थापित हो चुकी है। ये इसके डेवलपमेंट की बात ही है। आपको ये भी जानकारी है महानगरों में पोल्यूशन को रोकने के लिए आजकल डीजल इंजन के स्थान पर किस प्रकार के परिवहन का इस्तेमाल हो रहा है, सीएनजी आधारित जो इंजन है उनका इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। वहां पर मेट्रो ट्रेन है उसका संचालन किया जा रहा है, जिससे जो एयर पोल्यूशन है वो काफी कम हो रहा है। इसके साथ साथ दुर्गम क्षेत्र के अंदर कोंकण रेल मार्ग का विकास हुआ है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेल विभाग की।
कोंकण रेल मार्ग का विकास हुआ। और ये टॉपिक अलग से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोंकण रेल मार्ग, छोटा या बड़ा प्रश्न जरूर बोर्ड परीक्षा में इससे पूछा जाता है। तो समझिएगा कोंकण रेल मार्ग क्या है। कोंकण रेल मार्ग, पहले हम इसकी बेसिक बात कर लेते हैं। कोंकण रेल मार्ग है, उसका निर्माण कब हुआ? 1998 में इसका निर्माण है वो पूर्ण हो जाता है। इसकी जो लंबाई है वो है 760 किलोमीटर। कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर। कब ये रेल मार्ग कंप्लीट हुआ? 1998 में हुआ। और किन के बीच ये रेल मार्ग स्थापित हुआ, यानी किन दो जगहों के बीच ट्रेन चलाई जा रही है? रोहा। रोहा कहां है? महाराष्ट्र में। और रोहा को कहां जोड़ा जा रहा है? मंगलोर से। और मंगलोर किस जगह है? कर्नाटक राज्य में। तो रोहा को मंगलोर से जोड़ता है कोंकण रेल मार्ग। कोंकण रेल मार्ग का निर्माण 1998 में, लंबाई 760 किलोमीटर, रोहा को मंगलोर से जोड़ता है। अपना जो पश्चिमी समुद्री तट है मुंबई जहां पर है, तो मुंबई से रोहा और रोहा से मंगलोर जुड़ जाता है इस मार्ग की वजह से। क्योंकि मुंबई से तो रोहा जुड़ा हुआ है, लेकिन रोहा से आगे मंगलोर तक की परिस्थितियां थोड़ी विकट है। उबड़ खाबड़ रास्ता है, कितनी छोटी बड़ी नदियां उसके बीच है। इसका निर्माण आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हमारे भारत के इंजीनियरों ने ये एक नए होने वाला काम है वो करके दिखा दिया। इसलिए कोंकण रेल मार्ग को अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग का अनूठा चमत्कार है वो कहा जाता है। तो अपने आप में प्रश्न बन सकता है, किस रेल मार्ग को अभियांत्रिकी का अनूठा चमत्कार कहा जाता है? तो कोंकण रेल मार्ग को कहा जाता है। स्थापना, निर्माण 1998 में, लंबाई 760 किलोमीटर, किसको जोड़ता है? रोहा को मंगलोर से जोड़ता है। और ये रेल मार्ग है वो 146 बड़ी नदियां और धाराओं को से होकर गुजरता है। तो 146 नदियों और धाराओं यानी बड़ी और छोटी नदियों से गुजरता है। 2000 पुल बने हुए हैं इसके ऊपर। अपने आप में प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग पर कुल कितने पुल बने हुए हैं? 2000 पुल बने हुए हैं। और भी बड़ी बात, 91 सुरंग है वो भी बनी हुई है। तो 146 नदियों को पार करता है ये, 2000 पुलों को पार करता है, 91 सुरंगों को पार करता है। हुआ ना अनूठा चमत्कार। इसलिए कहा जाता है इंजीनियरिंग का अनूठा चमत्कार है कोंकण रेलवे। और इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, 6.5 किलोमीटर जो लंबी है। इस मार्ग के ऊपर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है। और जब रोहा से मंगलोर तक आते हैं तो आपको पता है बीच में एक सबसे छोटा राज्य भी पड़ता है, गोवा। तो इसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य की भागीदारी है। तो 3 राज्यों से जुड़ा हुआ ये रेल मार्ग है। कौन सा? कोंकण रेल मार्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसको दिमाग में सेट कीजिएगा। आज की इस वीडियो क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में बोर्ड परीक्षा में प्रश्न छपने वाला है। जरूरत है अच्छे से दिमाग में सेट करने की। कब भारत में सबसे पहली रेल कब आई? 1853 के अंदर आई। मुंबई से थाने के बीच दूरी कितनी है? 34 किलोमीटर। व्यवस्था के लिए 16 रेल मंडलों की बात की। भारतीय रेल का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है, रेल की पटरियों की चौड़ाई के आधार पर। अगर 1.616 मीटर चौड़ाई है 2 पटरियों के बीच तो वो ब्रॉड गेज है, 1 मीटर है तो वो मीटर गेज है। और 0.762 या 0.610 मीटर चौड़ाई है तो वो नैरो गेज। आज इनके स्थान पर ब्रॉड गेज आया है, डीजल इंजन आ गया, विद्युत इंजन आ गया, विद्युतीकरण हो रहा है। कोयले से चलने वाले जो भाप इंजन है उसकी जगह कौन से आ गए? उसकी जगह विद्युत इंजन हम यूज कर रहे हैं। पर्यावरण में सुधार हो रहा है, मेट्रो रेल हमने चला दी, बुलेट ट्रेन की हम बातें करते हैं। तो इतनी बात आप भारत में रेल परिवहन की अच्छे से दिमाग में रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये बातें क्लियर हुई होगी आपके। आप नोट करना चाहें तो अच्छे से आप इनको एक बार नोट कर लीजिएगा। फिर हम वायु परिवहन की तरफ, रेल में सफर कर लिया, अब हम
बाई एयर है वो सफर भी कर ही लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने भारत में वायु परिवहन, इसको जान लेते हैं और प्रश्नों के माध्यम से। सबसे प्यारा प्रश्न यही बनता है कि लंबी दूरी को कम समय में तय करने वाला परिवहन का साधन कौन सा है? तो उत्तर होगा वायु परिवहन, जो लंबी दूरी को बहुत कम समय में जल्दी तय कर देता है। कारण क्या है? इससे यात्रा समय है वो घटाकर दूरियों को कम कर देता है। भारत जैसे बड़े विशाल देश के लिए तो ये वायु परिवहन बहुत ही उपयोगी है। भारत जैसे विस्तृत देश के लिए वायु परिवहन बहुत आवश्यक है, बहुत उपयोगी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ दूरियां बहुत लंबी है, बहुत विस्तृत रूप से भारत फैला हुआ है और भूभाग और जलवायुीय जो दशाएं हैं वो बहुत ही विविधतापूर्ण है। यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत अधिक है। इस वजह से वायु परिवहन सेवा भारत के लिए एक अति आवश्यक और उपयोगी सेवा साबित हो रही है। अब बात करें भी भारत के अंदर वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई? सबसे प्यारा प्रश्न। 1911 में वायु परिवहन सेवा स्टार्ट हुई थी डाक सेवा के लिए भी। बाई एयर कोई डाक है वो आसानी से और जल्दी भेजी जाए। इसकी स्टार्टिंग हुई इलाहाबाद से नैनी, जिसके बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। तो इलाहाबाद से नैनी के बीच 1911 में भारत के अंदर वायु परिवहन सेवा है वो शुरू हुई। उसके बाद में 1932 की बात करूं, 1932 में JRD टाटा ने एयर इंडिया को टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू किया था। टाटा एयरलाइंस जो बाद में इन्होंने एयर इंडिया नाम है वो JRD टाटा ने दे दिया था। और 1947 की बात करूं तो लगभग वायु परिवहन सेवा के लिए 4 बड़ी कंपनियां हैं वो भारत के अंदर थी। जैसे नाम अगर मैं लेना चाहूं तो इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और चौथी है दक्कन एयरवेज। ये 4 बड़ी एयरलाइंस थी 1947 के अंदर। 1951 की बात करूं तो 4 पहले थी, 4 और कंपनियां आ जाती है, प्राइवेट कंपनियां हैं। भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया और कलिंगा एयरलाइंस, ये 4। तो 4 और 4 8 बड़ी कंपनियां हो गई। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है 1953 का, बहुत ही ऐतिहासिक वर्ष है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तो वायु परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953। इसका मतलब था ये जो बड़ी कंपनियां थी सरकार ने इनका अधिग्रहण कर लिया, अर्थात इन प्राइवेट कंपनियों को लगा दी किक और इनका सारा सिस्टम गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। तो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट का अपने हाथों में ले लेना ये कहलाता है राष्ट्र की उपलब्धियों के लिए, सेवा के लिए वो राष्ट्रीयकरण कहलाता है। तो वायु परिवहन सेवा स्टार्ट कब हुई इंडिया में? 1911 में। कब? 1911 में कहां हुई? इलाहाबाद से नैनी के बीच। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो गया और 2 बड़े निगम हैं वो कंपनियां बना दी गवर्नमेंट की। एक का नाम रखा एयर इंडिया लिमिटेड और दूसरे का नाम इंडियन एयरलाइंस रखा। इंडियन एयरलाइंस जिसका 2005 में नाम सिर्फ इंडियन है वो रख दिया था। तो 2 बड़े निगम हो गए थे। एयर इंडिया लिमिटेड ये अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध करवाता था, इंटरनेशनल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, यानी हर प्रकार के यात्रियों और नौभारों को लाने ले जाने का, दूसरे देशों तक लाने ले जाने का काम है वो एयर इंडिया देखने लगा। और इंडियन एयरलाइंस है ये हमारी घरेलू वायु परिवहन सेवा थी, यानी देश के अंदर ही जो वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला इंडियन एयरलाइंस था। लेकिन बाद में इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया किसके अंदर? एयर इंडिया के अंदर। तो उसके बाद सिर्फ एक ही निगम बचा, एयर इंडिया। तो कुल मिला के भारत में अगर आपसे ये पूछ ले अभी एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार भारत में वायु परिवहन सेवा का प्रबंधन कौन देखता है? तो वो है एयर इंडिया लिमिटेड देखता है
इसका प्रबंधन। थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में जाए एक नॉलेज के लिए, यहां पर एक बात लिखी 1932 में JRD टाटा, रतन टाटा के पापा की बात यहां पर हो रही है। 1932 में उन्होंने ये टाटा एयरलाइंस लेकर आए थे, लेकिन 1953 में तो सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया। क्या कर सकते थे, ये कर लिया तो कर लिया, गवर्नमेंट की मर्जी है। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास बदलता है, इतिहास करवट लेता है, और करवट ली। एयर इंडिया लिमिटेड है वो घाटे का सौदा हो गया, तो गवर्नमेंट ने सोचा भी क्यों न वापस इसका निजीकरण कर दिया जाए। तो अभी हाल ही के अंदर, हालांकि ये अभी आपके एनसीईआरटी सिलेबस में ऐड नहीं है, आगे का जो भी इसका फाइनल जो होगा तब उस हिसाब से आपको तो अभी तक इतना ध्यान में रखना है भी 1953 में राष्ट्रीयकरण हो गया, 2 निगम बन गए, बाद में इंडियन एयरलाइंस भी एयर इंडिया में शामिल हो गया। एयर इंडिया है वो प्रबंधन देखता है, लेकिन ये घाटे के सौदा होने के कारण वर्तमान सरकार ने इसको अब बोली लगा दी है। और बोली वापिस किसने छुड़ाई, अभी हाल ही की बात हो रही है अक्टूबर 2021 की, रतन टाटा ने, क्योंकि उन्हें इस बात का दर्द था भी मेरे पापा ने जिस कंपनी को खड़ा किया था सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया, अब वापिस है उसे मैं प्राप्त कर सकूं, और सबसे बड़ी बोली लगाकर उसे छुड़ा लिया है। आगे की बातें अभी जैसे ही आएगी तब पता चल जाएगा सब चीजें। और रतन टाटा ने फिर ट्वीट भी किया था कि वेलकम बैक एयर इंडिया, वेलकम बैक एयर इंडिया। तो ये भारत के अंदर वायु परिवहन सेवा का कुछ ऐतिहासिक बातें हैं, ये इतनी बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है हेलीकॉप्टर सेवा वाला जो प्रश्न है, और वो है पवन हंस। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से भी, पवन हंस क्या है और ये किन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देता है। तो ध्यान रखिएगा, पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देता है, और साथ में उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पर पर्यटकों द्वारा इसको काफी उपयोग में लिया जाता है। और इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम क्षेत्र है जहां पेट्रोल मिलता है उनके लिए भी पवन हंस है वो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, पवन हंस क्या है, हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर्यटकों द्वारा उपयोग में लिया जाता है, और पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत भी ये उस चीज को इधर उधर ले जाने में ये अपनी सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाता है। तो भारत के वायु परिवहन सेवा के अंतर्गत आपको ये बातें दिमाग में रखनी है। छोटा सा टॉपिक है, आप नोट करना चाहें तो इन चीजों को नोट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हमने भारत के वायु परिवहन और भारत की रेल से जो परिवहन है उन दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, और अगले सेशन में अगले वीडियो जो सेशन अपना होगा उसमें अपना चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम आगे पुनः आगे के रिवीजन क्लासेस के ऊपर बात है वो करेंगे। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।